नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। क्या सुप्रीम कोर्ट से चलेंगे राज्यपाल? दूसरा, मोदी जी की विश्व कप की तैयारी बेकार चली गई। तीसरा, उत्तराखंड टनल को लेकर देश क्यों नहीं हो रहा ठप। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार, एक मुश्त भी हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या सुप्रीम कोर्ट से चलेंगे राज्यपाल? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अब बहुत आम हो गया है, कभी पंजाब सरकार आके कह रही है कि साहब, गवर्नर साहब सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं, वो बिल अपने पास रख के बैठे हुए हैं, ना उसको पास कर रहे हैं, ना वापस भेज रहे हैं। कभी केरल सरकार आ रही है, महाराष्ट्र सरकार का आपको याद ही है आ चुकी थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि गवर्नर का जो उस समय का निर्णय था वो ठीक नहीं था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इधर दिल्ली में अपना हंगामा मचाए हुए हैं। पहले मैं ये बता दूं कि ये क्यों आते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो विधानसभा होती है राज्यों की, वो कोई कानून या कोई बिल पास करती है, उसमें गवर्नर को हस्ताक्षर करने होते हैं, तब वो कानून बनता है। जैसे पार्लियामेंट में भी है, लोकसभा राज्यसभा से कुछ पास होता है तो वो प्रेसिडेंट उसको दस्तखत करते हैं, तब वो एक्टिवेशन उसका, तब वो कानून माना जाता है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, रोज़मर्रा का काम है सरकार के, सब चलता रहता है। अब जो नया हुआ है कि जो नॉन बीजेपी प्रदेश है, जहाँ पे बीजेपी की डबल इंजन सरकार नहीं है, जैसे केरल हुआ, अब कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, वेस्ट बंगाल में आपने देखा था कि हमारे धनखड़ जी कितना तंग करते थे। कहीं पे भी, मतलब ये जहाँ जहाँ, दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, पंजाब आप देख ही रहे हैं, सब जगह जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो थोड़ा ये मन बना के बैठे हुए हैं कि हम इस सरकार को कैसे तंग करें। ज़्यादातर हो रहा है, और ये तंगी करना बोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो कि आज सारे पेपर्स ने हेडलाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई, ये 3-3 साल तक आपके पास कोई बिल आता है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते हैं, और जब हमारे पास पिटीशन आती है उसके बाद आप निर्णय लेते हैं। तो उसका संज्ञान भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने अब पहले उन्होंने पंजाब के लिए कहा था, कल तमिलनाडु की एक पिटीशन, तमिलनाडु सरकार की एक पिटीशन सुन रहे थे। उस सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो थी, इट वाज लेड बाय तीन सुप्रीम कोर्ट जजों की बेंच थी, जिसके सबसे सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब थे। उस बेंच ने तमिलनाडु के जो गवर्नर रवि साहब हैं, उनके कार्य पर, उनके जो काम करने का तरीका है, उसको लेके काफी सख्त टीका टिप्पणी की है। उन्होंने एक चीज ये भी देखी, उन्होंने कहा कि भाई, आप 10 नवंबर को हमने इशू नोटिस किया। इशू नोटिस क्या किया? जो तमिलनाडु सरकार है उसका कहना था कि गवर्नर साहब अपने पास बहुत से अध्यादेश और बिल लेके बैठे हुए हैं, उस पर कुछ निर्णय ही नहीं ले रहे हैं, तो साहब उन पर निर्णय लेवाइए। तो जब 10 को उन्होंने गवर्नर को इशू नोटिस किया कि आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो गवर्नर साहब ने 13 तारीख को, सोमवार को, 10 को तो फ्राइडे था, लास्ट वर्किंग डे, मतलब उसके बाद 2 दिन सैटरडे संडे तो कोर्ट बैठती नहीं है। 13 तारीख को गवर्नर साहब ने वो जो पेंडिंग उनके पास केसेस थे, उसमें से 10 केस को उन्होंने वापस कर दिया, और 5 केसेस जो अक्टूबर 2023 के थे उसको अपने पास रखा रहा कि इस पर भी हम निर्णय लेंगे। ये सब कार्रवाई होती रही। अब कल सोमवार, जो कल बीता है, मतलब 20 तारीख को, ये फिर से डेट लगी हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। उसके जवाब में बहुत सी चीज़ें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन साहब थे, उन्होंने इसमें काफ़ी कुछ एक लिस्ट दी, सफाई दी कि सरकार कैसे काम करती है, क्या क्या दिक्कत है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी 2020, क्योंकि सबसे पुराना अध्यादेश सबका दबा बैठा हुआ था, के अनुसार 13 जनवरी 2020 से अब तक कुल 181 केसेस, मतलब 181 अध्यादेश या बिल राज्यपाल महोदय के पास गए हैं तमिलनाडु में,
जिसमें से उन्होंने 152 को क्लियर किया है। बाकी 29 जो बचे हुए हैं उसकी बात अब समझ लीजिए। उस 29 में से 5 को सरकार ने विड्रॉ कर लिया, तो बचे 24। उस 24 में से 9 को गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट को भेज दिया कि प्रेसिडेंट के विचार के लिए। अब बचे 15। उस 15 में से 10 जो बिल थे वो वापस 13 तारीख को कर दिए। बचे 5 जो उनके पास अक्टूबर 2023 के जो मतलब अध्यादेश या बिल या वो हैं वो उनके पास रखें, जिसको वो कंसिडर करके फिर निर्णय लेंगे। अब ये जो करंट गवर्नर रवि साहब हैं, एक चीज और समझ लीजिए, इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था 18 नवंबर 2021 को। बात हो रही है कि जनवरी 2020 से अध्यादेश के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो इनसे पहले वाले गवर्नर भी यही काम कर रहे थे। अब ये समझ लीजिए कि ये जो पहले वाले गवर्नर साहब थे वो कौन थे, वो भी इंटरेस्टिंग है। उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जी इस समय वहां जब पंजाब, ये तमिलनाडु में थे, हमारे रवि साहब नागालैंड में थे। नागालैंड की ऐसी की तैसी करके ये तमिलनाडु आए। तमिलनाडु से पुरोहित जी को पंजाब भेजा गया कि पंजाब में जाके जो आप काम कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ मिली भगत है, ये समझ लीजिए। जो हमारे पुरोहित साहब हैं उनका जो पॉलिटिकल यात्रा है वो समझ लीजिए, पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से एमपी बने, फिर वो बीजेपी में आ गए, फिर बीजेपी में आए तो प्रमोद महाजन से उनकी नहीं पटी तो फिर वापस कांग्रेस में चले गए, फिर वो कांग्रेस से बाहर निकले, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर वो अब बीजेपी में आ गए हैं। और एक और कॉमन चीज है जो मतलब आपको मैं इसलिए कर दे रहा हूं, वो हितिवादा एक जो पेपर है उसके वो मैनेजिंग एडिटर है। ये जरा एक चीज और समझ लीजिए कि ये अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये जो बिल जिसको रोके हैं हमारे गवर्नर साहब राज्यपाल जी, वो ज्यादातर अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी को लेकर है, जिसपे इनकी पावर को कर्व किया गया है। मतलब गवर्नर साहब की पावर को चांसलर बोला जाता है वीसी के अपॉइंटमेंट को लेकर। अब एक चीज वहां का छोड़ दीजिए, जो भी शिक्षा के को थोड़ा बहुत जानता है घर में पूछ लीजिएगा, जो अगर आपके भाई बहनों जो प्रोफेसर और लेक्चरर लोगों को जानता है, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा को, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है, क्या रेट है, ये आप पूछ लीजिएगा तो ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ये ज्यादातर ये ओपन ट्रुथ है, ये सच्चाई है कि जो गवर्नर साहब होते हैं उनका अहम रोल होता है और हर रोल की, हर अहमियत की एक मूल्य होता है। तो इसलिए इससे ज्यादा इसमें कहना ठीक नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रश्न किया साफ साफ कि अच्छा, अब जब उन्होंने बताया अटॉर्नी जनरल साहब ने, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक प्रश्न ये किया कि भाई ये समझ में आता है कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अमेंडमेंट को अगर कोई राज्य विधानसभा उसमें कुछ चेंज लाए, कुछ बिल लाए, तो वह राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसे में गवर्नर क्या करेगा? भाई ऐसे में उसको वापस भेज देना है। तो उनका कहना है जब वापस भेज देगा और दोबारा फिर उसको पास करके भेज दिया तो पास करना होगा। तब अभिषेक मनु सिंघवी जो थे उन्होंने कहा, देखिए 3 ऑप्शंस होते हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने समझाया, जब कोई बिल आता है तो या तो आप उसकी दस्तखत करके उसको कानून बना दीजिए, दूसरा आप उसको वापस भेज दीजिए। उसमें हमारा संविधान बिल्कुल क्लियर है, अगर आप विधानसभा में वापस भेजते हैं किसी अमेंडमेंट किसी उसके लिए, वो विधानसभा अगर फिर से पास करके वापस भेज देती है तो फिर आपको उसको मानना ही मानना है, फिर वो मैंडेटरी है, फिर आप अपनी वो नहीं लगा सकते। एक तीसरा ऑप्शन भी है, कोई ऐसा बिल जिसमें आपको लगता है कि ये विधानसभा के कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, उसको आप प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। तो अब इसमें क्या है, सीजीआई ने कहा कि अभी तो ये बिल वापस भेजा गया है विधानसभा, अब अगर किसी को नहीं करने की तबीयत है तो विधानसभा ने इसको फिर
इन्होंने 13 को भेजा विधानसभा में, सैटरडे को फिर विधानसभा बुलाई इसी के लिए, उससे पास करा और इनको फिर भेज दिया। तो टेक्निकली ये मैंडेटरी है कि उसको पास करें। अब सीजेआई ने ये सारी चीजें समझ रहे हैं, सीजेआई वो कहे कि अब अगर वो इसको प्रेसिडेंट को भेज दे तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अब नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ये ऑब्जेक्शन है कि इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तब उस समय प्रेसिडेंट को भेजना था। इसका मतलब इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं, उसमें कोई और टेक्निकल बात है। एक तो बात ये हुई। अब जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस पर सब कुछ होगा, आप घबराइए मत। इसीलिए जो कोर्ट है उसने 1 दिसंबर डेट रखी है कि इस बीच देखें गवर्नर साहब इसमें क्या सुधार करते हैं। हालांकि इसी तरह की पिटिशन आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरल के राज्यपाल हैं उनके अगेंस्ट, पंजाब के अगेंस्ट हो ही रही है। हमारा मतलब ये बहुत कॉमन हो गया है। तो ये देखने वाली बात अब आने वाले समय में होगी कि गवर्नर साहब को क्या सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से चलेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आ जा रहा हूं। मोदी जी की विश्व कप की तैयारी थी वो बेकार चली गई। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपको पहला एक अकेला वीडियो दिखा रहा हूं, उसको देख लीजिए। मोहम्मद शमी मोदी जी के कंधे पे सिर रख के रो रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है। फिर आपको अब मैं जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो थोड़ा लंबा है, ये तो फोटो थी, वो एक सवा मिनट का है। तो उसमें क्या क्या देखिएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली चीज आप देखिएगा कि जो टीम इंडिया की जो ड्रेस है उस पर ब्लू ड्रेस है और उस पर गोल्डन, उससे कुछ उसके जो बाँ है उस पर, या उस मतलब उसके जो बॉर्डर्स है उस पर लिखा है। मोदी जी का भी जो ड्रेसर है ना, जो डिजाइनर है, उसने मोदी जी की जो सदरी फदरी बनाई वो भी बिल्कुल टीम इंडिया के साथ मैचिंग किया है। ये जरा देख लीजिएगा। मतलब ये उसके साथ मैचिंग करा कि क्या करना चाह रहे थे मुझे नहीं, सेम कलर सेम वो, और वो मैचिंग सब वो है। अब वो ऐसा कहा जा रहा है कि स्पीच भी बहुत बढ़िया बेहतरीन तैयार की गई थी, लेकिन हार ही गए ये सब। अब आप ये वीडियो देख लीजिए पहले, और वीडियो देखते समय ध्यान से एक चीज देखिएगा। जब वो मोहम्मद शमी से हाथ मिलाने जाते हैं तो वो मोहम्मद शमी उनके सिर पे उनके कंधे पे सिर रख के रो रहे हैं कि वो क्या करते हैं, ये जरा ठीक से देख लीजिएगा। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूँ सबको। होता है। कहा राहुल कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू ढीलो ना पड़ दो। समय बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ू तार तो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। और चलिए, होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। क्या देखा? मोहम्मद शमी उनके कंधे पे सिर रख के रो रहे थे कि वो मोहम्मद शमी को खींच के ले आके फोटो खिंचवाने के लिए अपने यहां करवाए। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि क्या दिखाना चाहते हैं, लेकिन मोदी तो मोदी जी हैं। अगर इन लोगों को आप गुजरात प्रेम से बाहर उबर गए होते, आप इसको नॉर्मल वे में वानखेड़े में ही इसको होने दिए होते इस फाइनल को, तो मेरे ख्याल में आज मोहम्मद शमी को आपके कंधे पे सिर रख के रोने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं तीसरे विषय पे आ जा रहा हूं कि उत्तराखंड टनल पर देश क्यों नहीं ठप हो रहा है। उत्तराखंड टनल हादसा हो गया है, वहां 41 मजदूर वर्कर्स फंस गए हैं। 12 नवंबर सुबह 5:30 बजे यह हादसा हुआ। आज हम लोग 21 तारीख खत्म हो रही, करीब करीब 10 दिन खत्म हो रहे हैं, और अभी उनके निकलने के आसार बहुत दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग लगे एक बड़ा, आज एक अभी बड़ी बात यह हुई है कि कम से कम उनसे
कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया है, वहाँ एक कैमरा पहुँच गया है, उस कैमरे से उनकी फ़ोटो आ रही हैं, वॉकी टॉकी पहुँच गया है, और अब डिटेल बताया जा रहा है कि खाना जा रहा है, खाने में बोतल में खाना जा रहा है, उसमें खिचड़ी है, खिचड़ी में कौन कौन सी दाल डाली गई है ये भी बताया जा रहा है कि उसमें ये वाली दाल और ये वाला अरहर और मतलब उसके डिटेल्स बताए जा रहे हैं। दलिया जा रही, दलिया में क्या है, ये सब डिटेल बताए जा रहे हैं। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको याद हो तो 2006 में एक कुरुक्षेत्र में एक बहुत छोटा बच्चा था, शायद उस समय 4-6-8 साल का था, प्रिंस नाम से। वो एक ओपन, किसी ने बोरिंग की थी, बोरिंग के बाद जो मैंडेटरी होता है कि उसमें बालू भर के उसको गड्ढे को बंद किया जाए, वो नहीं करते हैं लोग, वहाँ नहीं किया था, वो उसमें गिर गया। दिन भर पूरा देश, एक तरह से देश स्टॉप हो गया था, खड़ा हो गया था, बाकी सारी चीज़ें थम गई थी, और पूरा देश उस समय देखा था कैसे उनको निकाला गया था। उत्तराखंड में जो ये टनल वाला हुआ है, इस पे क्यों नहीं सरकार इसको अहमियत दे रही है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बेसिक इंसानियत की बात है। वो जो मजदूर वहां पे गए हैं, वो अपने कोई घर पे खेत या अपना घर नहीं बना रहे थे। हमारे और आपके चलने के लिए कोई एक ऐसा, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं कि वो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, पर्यावरण क्या है, 4 धाम क्यों कर रहे हैं, वो मैंने कल कर लिया था एक वीडियो, आप जिसको अच्छे पसंद आया उसने देखा, जिसने, मैं उसके मूल एक इंसानियत की बात कर रहा हूं कि क्यों नहीं, अगर इस तरह का हादसा हो रहा है तो पूरा देश एक बार खड़ा हो जा रहा है, पूरा देश, क्योंकि मुझे लगता है वो लीडरशिप की नेतृत्व की कमी है, क्योंकि नेतृत्व ज़्यादा मगन है जाके स्टेडियम में मैच देखने के लिए, मैचिंग क्या क्या करना है, उसकी वो प्रायोरिटी में नहीं है। लेकिन 41 व्यक्ति एक तरफ जिंदा एक टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जिंदा निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे ये भी कोई बहुत श्योरिटी से नहीं कह सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि प्रार्थना, और साथ साथ कम से कम पूरे देश को ये लगे, उनके परिवार को लगे, हमको आपको लगे कि हम भी उस जो भी वहाँ हो रहा, हम वैसे तो कुछ नहीं, कम से कम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन देश का फोकस आज वहाँ होना चाहिए, ना कि इस गेम में और किसने क्या किया और हम 4 ट्रिलियन इकॉनमी हो गए, ये झूठे आंकड़े जो आ रहे हैं। झूठे आंकड़ों की जगह सही में सच्ची ईमानदारी से कुछ इंसानियत की बात भी कर लेना ज़रूरी है। धन्यवाद।